हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। आपके लिए एक और अच्छा सा एक इंटीग्रल प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है और ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है और आपको इसमें एक ट्रिक सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा यूज़ देखने को मिलेगा। मुझे ये सवाल अच्छा लगा। तो अपनी स्कीम पता है। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आपसे सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है, मैं करके दिखाता हूँ इसको आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ दिख रही है कि ये ऊपर वाला पार्ट ये कांस्टेंट है। 1 + √3 इज अ कांस्टेंट। हम इसे इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए क्या, 1 + √3 इज अ कांस्टेंट। अगर हम इसे इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं तो हमें नया इंटीग्रल क्या मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, 1/(1 + x) टाइम्स 1 - x⁻⁶ होल पावर 1/4 dx। कुछ ये बचेगा। सबसे पहली चीज तो यही की हमने कांस्टेंट टर्म को हमने सबसे पहले चीज क्या किया, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर निकाला। उसके बाद क्या हम यहाँ कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं? क्या हम यहाँ कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ होल पावर 1/4 है? और क्या ये आपको कुछ ऐसा सा दिख रहा है? आपने एक्सपोनेंट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक रूल पढ़ा होगा। वो रूल क्या कहता है? अगर a टाइम्स b की होल पावर m है तो a की पावर m टाइम्स b की पावर m होगा। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या आपने एक चीज पढ़ी होगी एक्सपोनेंट्स में। इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे हमें क्या देखने वाला है, अगर हम ये रूल यहाँ लगाएं, अप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है हमें? कुछ ऐसा 1 + √3 और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 1/। अच्छा, अगर हम ये रूल यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो a की पावर 1 थी, यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे इस टर्म की पावर तो 2 है। तो इसके लिए भी हमें एक एक्सपोनेंट का एक रूल याद करिए। एक रूल आपको याद आएगा, एक्सपोनेंट्स का एक रूल है। क्या आपने ये वाला नियम पढ़ा है? क्या आपने ये रूल पढ़ा है कि अगर a⁻m तो होल पावर n अगर हमें मिले, अगर कुछ इस तरीके का मिलता है तो ये इक्वल टू होता है a⁻m टाइम्स n। क्या इसके इक्वल होता है? अगर पावर ऐसी हो तो पावर को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर इसी नियम को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें अगर, तो क्या मिलने वाला है? लेट्स सी। यहाँ पावर 2 टाइम्स 1/4 होने वाली है, इसकी पावर 2 टाइम्स 1/4 होगी। पहले हमने ये नियम लगाया, पावर दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम ये नियम लगाएंगे, हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो ये 1/4 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, फिर पावर ऐसे मल्टीप्लाई होंगी तो कैसा होगा देखें। कुछ ऐसा मिलेगा 1 + x² टाइम्स 1/4। क्या कुछ ऐसा मिलेगा? ये 2 यहाँ से था और ये पावर उसको नहीं मिली जो कि मल्टीप्लाई हुई। क्या कुछ ऐसा ही है? दिस टर्म टू द स्क्वायर होल पावर 1/4, कुछ ऐसा ही है। तो हमको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। फिर क्या मिलने वाला है? 1 - x⁻⁶ टाइम्स 1/4, कुछ ये देखने को मिलने वाला है, कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। या एक्सपोनेंट्स का नियम है, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या है? dx। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या ये कट जा रहा है? यहाँ पर 2 से 4 कट के 2 मिल रहा है हमें। और क्या ये भी रिड्यूस कर सकते हैं हम इस फ्रैक्शन को? क्या हो सकता है यहाँ पर? 6 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। हमने दोनों को 2 से काट दिया है। 6 को 2 से काटेंगे 3 मिलेगा, 4 को 2 से काटेंगे 2 मिलेगा। कुछ ऐसा सा एक नया हमें एक्सपोनेंट मिल जाएंगे इन दोनों टर्म्स के। देखते हैं इसके बाद हमें क्या मिलता है। 1 + √3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 ऑफ 1/। अब यहाँ पे क्या बचा? क्या यहाँ पे 1 + x टू होल पावर
1/2 बचा। क्या ये बचा यहाँ पे पावर 2 से 4 कटा था और नीचे 2 बचा था। यहाँ पावर 1/2 बची थी। यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स टू द होल पावर 3/2। क्या यही मिलने वाला है? और उसके बाद क्या है? आगे dx है। क्या कुछ ऐसा मिलने वाला है हमें? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये पावर क्या लग रही है? 3/2। 3/2 क्या होता है? अगर हम यहां देखें तो व्हाट इज 3/2? 3/2 क्या होता है? क्या ये 1+1/2 होता है? क्या 3/2 को हम 1+1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से सही से देखें और यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर बनाएं तो क्या ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा? क्या कुछ ऐसा बनेगा? ये कॉमन डिनोमिनेटर के बाद 2/2 प्लस 1/2। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हमें ये फिर से 3/2 दे देगा? तो क्या ये दोनों चीजें बराबर है? फिर इसका मतलब बराबर है। इसका इसका मतलब तो यही है, बराबर है। तो अब हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? क्या इस 3/2 की जगह पर मैं 1+1/2 लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? अब आपने एक्सपोनेंट्स का एक और रूल पढ़ा होगा कि इफ a टू द पावर m प्लस n अगर कुछ ऐसा है तो हम इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? a टू द पावर m टाइम्स a टू द पावर n। क्या कुछ ऐसा तोड़ सकते हैं? ये नियम भी हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। क्या वो रूल यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला टर्म 1 वाला पावर वाला टर्म अलग बन जाएगा, 1/2 पावर वाला टर्म अलग बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखते हैं, सेपरेट करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो अगर हम देखें आगे तो 1+√3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 1 अपॉन क्या मिलने वाला है? क्या ये 1+x मिलेगा? यहाँ पर 1+x ये तो बदलने नहीं वाला, 1/2 मिलेगा। ये क्या बन जाएगा? क्या ये एक 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 मिलेगी? एक पावर तो 1/2 मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स की पावर 1, कुछ ऐसा मिलेगा dx। क्या कुछ ये टर्म मिलने वाला है हमें? क्या कुछ ऐसा मिलने वाला है? हाँ, अगर हम सही से देखें तो जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से 1/2 प्लस 1 मिल जाएगा जो कि यही चीज है, और 1/2 प्लस 1 क्या है? 3/2 है जो कि ये चीज है। मतलब मैंने उसी चीज को अलग तरीके से लिख दिया है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ हमारा? अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दोनों की पावर 1/2 है? क्या दोनों की पावर 1/2 है? एक्सपोनेंट्स का अगर आपको एक और नियम याद हो तो देखा जाए जरा उस नियम को। इफ a टू द पावर, अच्छा ये नियम तो मैंने पहले ही लिख रखा है, ये रहा वो नियम। अगर पावर सेम है तो हम होल पावर में और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अगर पावर सेम है और दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो हम उन दोनों टर्म्स को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर मिले हम उसकी पावर जो भी हो कॉमन पावर उससे रेज कर दें। क्या कुछ ऐसा ही दिख रहा है? a टू द पावर m टाइम्स b टू द पावर m अगर है तो हम उसे a टाइम्स b टू द होल पावर m लिख सकते हैं। यह एक्सपोनेंट का नियम है, हमने पढ़ा है। और वही नियम यहाँ पे भी क्या लग रहा है? यहाँ पे भी क्या a टू द पावर m टाइम्स b टू द पावर m है, तो हम क्या a टाइम्स b टू द होल पावर m लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या मिलेगा ऐसा करने पर? लेट्स सी। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या 1+√3 देगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2। यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या 1 अपॉन क्या मिलने वाला है? क्या ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे? अगर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिख रहा है? 1+x 1 माइनस एक्स, इससे क्या मिलने वाला है? क्या ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या इसे मैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो क्या इसे मैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अगर ये दोनों टर्म्स
मल्टीप्लाई हो जाएं तो क्या ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और उसकी होल पावर क्या बन जाएगी, जो हमारी पावर थी 1/2 थी, क्या कुछ ऐसा बनने वाला है। और साथ में क्या था उसके, 1 माइनस एक्स था और साथ में dx था। क्या ऐसा कुछ मिलने वाला है हमें। ये हमारा इंटीग्रल तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करें। अब तो हमें कुछ नहीं दिख रहा कि हम क्या सिंप्लीफाई करें इसके बाद, कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें। यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, पावर 1/2 अंदर भेज सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक ही 1 माइनस एक्स है, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करें हम, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। किस तरीके की सब्स्टिट्यूशन करें, किसे सब्स्टिट्यूट करें। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये फिर सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। क्या करें, क्या आसान कोई मेथड है। हाँ, यहाँ बारी आ रही है। हम यहाँ पे करने वाले हैं एक अच्छी सी चीज का इस्तेमाल, जिसे कहते हैं ट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर x को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, और उसके बाद देखिए ये जो इंटीग्रल है वो कितना ज़्यादा सिंपल बनने वाला है। चलो देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। अगर हम सही से देखें तो हम क्या करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं क्या, x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये हम कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। देखो, अगर हम x इज इक्वल टू साइन थीटा करें तो यहाँ पे ये रेंज तो x की है, हमें थीटा की भी रेंज निकालनी पड़ेगी। अब हम थीटा वर्ल्ड में जा रहे हैं तो थीटा की रेंज क्या आएगी, जब x 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्या साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, और यहां से क्या थीटा भी 0 हो जाएगा। पहली रेंज तो हमें ये मिली। और जब x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी क्या 1/2 हो जाएगी, क्या ये चीज होने वाली है। और अगर यहां से हम थीटा निकालें तो थीटा क्या मिलने वाला है, क्या थीटा जो है हमारा, क्या वो π/6 मिलने वाला है। π/6 रेडियन क्या होता है, साइन ऑफ π/6 इज 1/2। 10th क्लास में पढ़ा था, रेडियंस भले ना पढ़ा हो, एंगल से पढ़ा था 30 डिग्री। क्या होता है, π/6 होता है। तो इससे हमारा नया इंटीग्रल क्या बनने वाला है, अगर हम नए इंटीग्रल की तरफ देखें कि नया इंटीग्रल हमारा क्या बन रहा है थीटा वर्ल्ड में। अच्छा, एक चीज तो हमने निकाली ही नहीं, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या dx भी तो हमें चाहिए। dx हमें क्या मिलने वाला है, cos थीटा डी थीटा, ये मिलने वाला है dx। x को डिफरेंशिएट किया dx मिला डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो cos थीटा मिला। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, फिर हमने डी थीटा को उधर भेज दिया। अब अगर इसके आगे अब हम देखते हैं कि और आगे क्या होने वाला है। दिस नॉट अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है थीटा के ऊपर, ये 2 है 1/2 के साथ वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर हम वापस इंटीग्रल में जाएं और x को साइन थीटा से रिप्लेस करें और dx को cos थीटा डी थीटा से रिप्लेस करें अगर, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, 1 + √3 इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल कहाँ से जाने वाला है, 0 से लेकर π/6 जाने वाला है। 0 से लेकर π/6 जाने वाला है, पहले 0 से 1/2 जा रहा था x वर्ल्ड में, थीटा वर्ल्ड में अब ये 0 से लेकर π/6 जाने वाला है। तो 0 to π/6 कहीं जाने वाला है। उसके बाद क्या ये cos थीटा ऊपर ही रहेगा, cos थीटा कुछ ऐसा ही था, dx की जगह पर हमने cos थीटा लिखा और d थीटा भी अभी लिखेंगे। 1 की जगह पर मैंने 1 से और cos थीटा की मल्टीप्लाई करा दी है, cos थीटा अपॉन यहाँ पे लिख दे रहे हैं d थीटा, cos थीटा अपॉन क्या ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा दिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा है, और होल पावर 1/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस एक्स था, तो क्या ये 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा।
कुछ ये बनने वाला है हमारा नया इंटीग्रल, थीटा वर्ल्ड का इंटीग्रल कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता है? हाँ, इसी वजह से हमने साइन से रिप्लेस किया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ये रूट जो हमारा यहाँ जो पावर 1/2 है वो हट जाएगी और हमें डायरेक्ट कॉस थीटा मिल जाएगा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्या बनने वाला है? क्या कुछ ऐसा बनेगा? 1 प्लस रूट 3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/6 कॉस थीटा अपॉन, अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देगा? और वो कॉस स्क्वायर का जो स्क्वायर है और जो यहाँ पावर 1/2 है, क्या वो कैंसिल आउट हो जाएंगे? हाँ, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पावर 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ही तो है। तो अगर हम स्क्वायर है अंदर और रूट हटाएंगे तो क्या कैंसिल आउट नहीं हो गया? स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ये वाला टर्म तो सिर्फ कॉस थीटा बन जाएगा और ये वाला टर्म क्या बनेगा? 1 माइनस साइन थीटा dx। क्या कुछ ऐसा ही बनने वाला है? क्या कर सकते हैं इसके बाद? यही ब्यूटी है इस ट्रिक सब्स्टिट्यूशन की। क्या ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए? क्या ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए? तो नया इंटीग्रल क्या बना? ये तो सिंपल सा बन गया, 1 प्लस रूट 3 0 टू π/6 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा d थीटा। ओ इट्स अ मिस्टेक, इट्स नॉट dx, इट्स d थीटा। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद तो आप भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन तो है ये, इस तरह के एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखने मिले होगा आपको। इस तरीके का एनसीईआरटी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के ही तो होते हैं। इसमें हमको क्या करना होता है? इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? हमें पहले तो एक क्या कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर बनाना होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर दो टर्म्स हैं, हम उसको सिंगल टर्म कैसे बनाएंगे? हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा है, कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इसका कॉन्जुगेट आएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आने वाला है? 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? 1 प्लस रूट 3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/6 क्या 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही तो मिलने वाला है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया और डी थीटा था। कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं? क्या ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेम बिल्कुल इसकी तरह है फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया था हमने, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। क्या है? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेम आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे लगाई थी वही सेम चीज दोबारा यहाँ बन गई। क्या कर सकते हैं इसके बाद? हम इसके बाद क्या कर सकते हैं? लेट्स सी। क्या 1 प्लस रूट 3 बनेगा ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/6, ये चीज क्या बन जाएगी? क्या ये 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा अपॉन, और ये टर्म मिलके कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा डी थीटा। कुछ यही मिलने वाला है। इसके बाद क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। अगर इसको ऐसे हम करेंगे तो क्या बनने वाला है इसके बाद? 1 प्लस रूट 3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/6। अगर इसको करें तो क्या ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, अगर हम ध्यान से देखें क्या ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हम क्यों लिखें? सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा प्लस क्या दे रहा है ये? साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा अगला टर्म, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम एक कॉस थीटा लें तो क्या वो टैन थीटा बन जाएगा? अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के नीचे अगर हम ले रहे हैं तो वो टैन थीटा बन जाएगा, और जो एक कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो सेक थीटा बन जाएगा। तो ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है
वो क्या tan थीटा sec थीटा बन जाएगा, tan थीटा sec थीटा बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा, और ये पूरा क्या है d थीटा है। इसके बाद इंटीग्रेट करिए, सिंपल है, इसके बाद तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहा किया जाए इंटीग्रेट। सो ये वाला पार्ट तो मैंने मिटा दिया है, और जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था वो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है आपके लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं इसके बाद, इसको तो इंटीग्रेट करना आता ही, क्या सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा देगा, और tan थीटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा देगा। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या मिलने वाला है, सबसे पहला टर्म तो 1+√3 हमारा कांस्टेंट टर्म टाइम्स क्या कुछ ऐसा मिलने वाला है सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, और tan थीटा सेक थीटा का सेक थीटा, इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to π/6। क्या ये चीज आने वाली है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1+√3, सबसे पहले हम π/6 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ tan थीटा में थीटा की जगह π/6 पुट करेंगे तो हमें 1/√3 मिलेगा, √3, और सेक थीटा की जगह पर π/6 पुट करेंगे तो हमें 2/√3 मिलेगा। सेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होता है। माइनस माइनस में क्या मिलने वाला है हमें, क्या जब tan 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, प्लस सेक 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या यही चीज मिलने वाली है हमें, क्या यही चीज मिलने वाली है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, ये था 1+√3, और ये क्या बनेगा, क्या ये 1/√3 प्लस 2/√3, क्या ये 3/√3 देगा। क्या ये वाला पार्ट जुड़कर, क्या ये दोनों जो पार्ट हैं क्या ये जुड़कर 3/√3 देंगे, और क्या ये 3 से √3 कट के ये हमें 1 क्या √3, क्या ऐसा ही कुछ देगा। इस √3 से इस 3 को काट सकते हैं और वो हमें √3 दे देगा। तो ये वाले जो दोनों टर्म्स हैं ये तो जुड़कर √3 बनने वाले हैं। नहीं समझ में आ रहा क्या, देख लो फिर से कैसे करना है। अगर मैं इसको यहाँ साइड में लिख के समझाता हूँ। अगर हम 1/√3 प्लस 2/√3 करें तो क्या डिनोमिनेटर्स इसके सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हम डिनोमिनेटर्स को कॉमन लिख सकते हैं और 1+2 लिख सकते हैं। क्या ये 1+2 हमें 3 देगा, क्या यही देगा, क्या हमें यही 3/√3 मिलने वाला है। अच्छा ये 3 क्या है, क्या 3 √3 टाइम्स √3 होता है। क्या ये जो 3 है हम उसको √3 टाइम्स √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में √3 तो था ही, क्या ऐसा ही कुछ था। क्या एक √3 से एक √3 कट जाएगा और हमें फाइनल आंसर में खाली √3 मिल जाएगा। क्या यही चीज मिलने वाली है, क्या यही चीज मिलने वाली है, समझ में आया। आगे देखते हैं क्या करना है। ये वाला पार्ट हमें क्या देगा, ये वाला पार्ट हमें √3 देगा। ये वाला पार्ट हमें क्या देगा, 0+1 is 1, और माइनस लगा है ये -1 बन जाएगा। अब अगर हम इसमें फिर से ध्यान दें तो क्या ये a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है, ये फिर से a² - b² लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। अगर हम a² - b² यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा a टर्म क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, क्या यही चीज आएगी। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 2। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा आंसर। दिस इज द आंसर फॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कोई पार्ट नहीं समझ में आया, इंटीग्रल है ऑब्वियसली, हो सकता है कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछिए उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया कैसे हुआ है, सारे स्टेप्स कैसे हुए हैं,
ये सब्स्टिट्यूशन हमने ट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे किया है, लाइक करिए। अगर इसमें कुछ डाउट है कमेंट करके पूछिए, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए, इंटीग्रल्स की, डिफरेंशिएशन की और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स अगर आपको चाहिए अलग अलग टॉपिक्स के, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।